हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं इस चैनल पर बीसीए एंड एमसीए के इग्नू एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। इसी सीरीज़ में मैं बीसीए 042 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर था। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें Q1 एंड Q2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, वो वीडियो मैं इससे पहले अपडेट कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वीडियो में मैं लास्ट पार्ट जिसमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस हैं BCS 042 के, उनको सॉल्व करूँगा। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर चुके हैं तो हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो पे। उस कमेंट का मैं कोशिश करूँगा आंसर एज सुन एज पॉसिबल देने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, Q3, Q4 एंड Q5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो Q3, Q4 एंड Q5 क्वेश्चंस हैं क्या? तो ये क्वेश्चंस थे हमारे Q3, Q4 एंड Q5। यार, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। टेलीग्राम में अभी मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं उस पर कुछ एफर्ट कर नहीं रहा, लेकिन एज सुन एज द नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, डेफिनेटली मैं उस पर कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर की तरफ। थर्ड का ए पार्ट था क्रूस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिथम का डिफरेंस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा तैयार करना अपना। तो क्रूस्कल एंड प्रिम्स का हम एल्गोरिथम करना था। क्रूस्कल एंड प्रिम्स का एल्गोरिथम, देखो यार, दोनों मिनिमल स्पैनिंग ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है ना। दोनों ग्रिडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो ये भी ग्रिडी अप्रोच को फॉलो करता है, ये भी ग्रिडी अप्रोच को फॉलो करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है ना। और शॉर्टेस्ट एज को ऐड करता रहता है। जैसे 3 एजेस हैं तो उसमें से जो शॉर्टेस्ट कोस्ट होगा, जिसका कम से कम कोस्ट होगा, उसको ऐड करेगा। ये क्या करता है, फोकसिंग ऑन सॉर्टिंग द एजेस को सॉर्ट करता है बाय वेट और उसके हिसाब से चीज़ों को उठाता है। ये प्रायोरिटी क्यू को यूटिलाइज करेगा। ठीक है ना, ताकि उसी की मदद से वो चूज कर सके मिनिमम वेट एज को। ये डिसजॉइंट सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज करता है अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। प्रिम्स एल्गोरिथम तब अच्छा चलेगा जब आपका ग्राफ डेंस है। डेंस मतलब उसमें बहुत सारे वर्सेस हैं, बहुत सारी एजेस हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कनेक्शंस ने। क्रूस्कल इसके उलट स्पार्स ग्राफ पे काम करता है, जिसमें बहुत कम एजेस हैं, उन पे बहुत अच्छे से चलेगा। प्रिम्स एल्गोरिथम्स प्रेफर लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, ये लिस्ट को फॉलो करता है, ये हीप डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसके हिसाब से चलता है। प्रिम्स कहाँ यूज़ होता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन हो गया। ठीक है ना, रोड का नेटवर्क जब बनता है तो उसमें आप प्रिम्स को यूज़ करते हो। जबकि क्रूस्कल एल्गोरिथम में आप कहाँ यूज़ करते हो, लैंड नेटवर्क में या टीवी नेटवर्क में इस क्रूस्कल एल्गोरिथम को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये आपका थर्ड का एक क्वेश्चन था जिसमें प्रिम्स और क्रूस्कल को एक्सप्लेन करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला था अप्लाई स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस A एंड B यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। यार, ये मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, मैंने तब भी सॉल्व कर दिया था। इसमें सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा टफ है। ठीक है ना। एक मैं आइडिया दे देता हूँ क्या है। देखो, अगर आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, जैसे ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, तो मान लो आपके मैट्रिक्स हैं ये 2 1 2 3 1 2 2 1। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, इधर से रो जाती है, इधर से कॉलम जाता है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, प्लस यहाँ से अगला एलिमेंट, यहाँ से अगला एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। ठीक है, फिर यही रो अगले से इससे सॉल्व होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1। देन नेक्स्ट रो के लिए रिपीट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। देन रिपीट दिस फॉर नेक्स्ट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। द आंसर इज 4 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 3 7। तो ये हमारा मैट्रिक्स का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हुए आपने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे एडिशन ऑपरेशंस को यूज़ किया है। कितने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हुए हैं, पहले इसके साथ 1, फिर ये वाला 2, फिर 3, फिर 4 एंड सेम 4 नीचे के लिए। टोटल आपने 8 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। और एडिशंस कितनी हुई हैं, 1 2 3 4, 4 एडिशंस, 8 मल्टीप्लिकेशंस एंड 4 एडिशन ऑपरेशंस को आपने यूटिलाइज किया है। मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो वो हमेशा ज़्यादा टाइम लेता है आपके कंप्यूटर में, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कम टाइम लेता है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन थोड़े कम हो जाएं और एडिशन ऑपरेशन थोड़े ज़्यादा हो जाएं?
ताकि आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो सके। तो स्ट्रेसन ने आइडिया सुझाया था, इसने कहा था कि जो भी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो अगर आप मेरी टेक्निक को फॉलो करोगे। इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि 8 ऑपरेशंस का मैं 7 ऑपरेशंस कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन ऑपरेशंस में बढ़ा दूंगा और एडिशन ऑपरेशंस अराउंड 18 कर देगा। मतलब अगर 2x2 के मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर रहे हो स्ट्रेसेंस के थ्रू तो 7 मल्टीप्लिकेशंस होती हैं और 18 एडिशंस होती हैं। तो ये ऑलरेडी बढ़ जाता है थोड़ा, यानी मल्टीप्लिकेशन कम हो जाती है लेकिन एडिशन बढ़ जाती है। इस बेस पे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थिंक आई एम नॉट श्योर O(n)² चलती है, वैसे मैं 99% श्योर हूँ, और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी O(n) समथिंग लाइक 1.69 पे चली जाती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है n² से n 1.69, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल मानी जाती होती है। ठीक है ना। तो अब ये उसने क्वेश्चन था 4x4 मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, तो मैंने वही बताया है कि अगर आपने स्ट्रेसन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम ईच मैट्रिक्स इनटू स्मॉलर सब मैट्रिक्स, कहता है 4x4 का अगर आप दे रहे हो ना तो आप उसके भी दो हिस्से कर दो, 2x2 2x2 अलग निकाल दो, ठीक है ना, 2x2 2x2 अलग निकाल दो, उन पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करो सब मैट्रिसेस पे, और बाद में सबको कंबाइन कर दो। मतलब आप 2x2 पे फोकस करके चलो, अगर 3x3 या 4x4 कुछ भी आता है तो उसको आप स्प्लिट करके बाद में ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में 2x2 के ऑपरेशंस लिए हुए हैं। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इनकी पोजीशंस होती हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। इस बेस पे इस एलिमेंट की पोजीशन क्या हुई, 1 1, इसकी 1 2, इसकी 2 1, इसकी 2 2, 2 1 2 2, तो ये ए का है। एंड सेम थिंग हैपन फॉर बी एज वेल। अब इन ऑपरेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये P1 to P7 आपके ऑपरेशंस होंगे, ये 7 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हैं, प्लस इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस भी हैं। ठीक है ना, एज यू कैन सी। बाद में जब आप P1 to P7 वैल्यूज निकाल लोगे तो उसको आप इस तरीके से सारी वैल्यूज C11 C12 C21 22 वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको उसने C बोला है, ठीक है ना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 1 1 वैल्यू कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से। 1 2 2 1 वैल्यू कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से, ऐसे ही सो ऑन। तो ये आपने एक तरीके से मेमोराइज करना है, कर लोगे तो बहुत बढ़िया। और ये सब मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया गया। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है, सॉरी, अगर हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3 4 2 1 2 2 1 2 2 2 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं इसको किस बेस पे डिवाइड करूं। कहता है पहला मैट्रिक्स आपका निकला टॉप लेफ्ट सब मैट्रिक्स, ये वाला, ये A11 है, ये A21 है, ये A21 है, और ये A22 है, इन ये पोजीशन है। तो आपके 4x4 मैट्रिक्स के 4 सब मैट्रिक्स बनेंगे, सेम A के, सेम B के, और ऐसे ही आपके C के वैल्यूज को निकलेंगी, और आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो। तो ये आपका स्ट्रेसन एल्गोरिथम का टेक्निक और एक्सप्लेनेशन था। उसके अलावा मैंने थ्योरेटिकली और बढ़ाया है थोड़ा कि इस प्रोसेस को आप रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करो जब तक कि आपके स्मॉल मैट्रिसेस सबसे छोटे ना हो जाएं। जब छोटे हो जाएं तो इन पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम परफॉर्म करो, ठीक है ना, और बाद में आप इसको इकट्ठा कर सकते हो बाय यूटिलाइजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक एंड रिकर्सिव कंप्यूटेशंस ऑफ इंटरमीडिएट मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स। अब क्या कर रहा है, कहता है जो स्ट्रेसन है वो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक अप्लाई करेगा, रिकर्शन को इंप्लीमेंट करेगा, कहाँ पे, जो इंटरमीडिएट मैट्रिक्स है, इंटरमीडिएट जो अभी रिजल्ट आए हैं प्रोडक्ट्स पे। स्ट्रेसन एल्गोरिथम क्या करेगा, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन। मैंने वही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कम कर देता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रिजल्टिंग इन एन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी फॉर लार्ज मैट्रिक्स साइज। लार्ज मैट्रिक्स साइज में आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, O(n)² से अराउंड O(n) 1.69 के करीब चली जाती होती है। तो ये आपका स्ट्रेसन एल्गोरिथम का एक्सप्लेनेशन था जो आप पेपर में लिख सकते थे। अब चलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है एंड कोई किस प्रॉब्लम्स में ब्रांच एंड बाउंड को अप्लाई किया जाता है वो बताओ। फोर्थ का ए पार्ट। चलते हैं आगे। ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है, कहता है ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन के दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक होती है मैक्सिमाइजेशन और एक होती है मिनिमाइजेशन। कई इक्वेशंस में आपका मोटिव होता है मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट, मैक्स टू मैक्स चीज़ें निकालने का। अगर आपका क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट आप बढ़ाना चाहोगे ना, घटाना तो चाहोगे नहीं, तो ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। प्रोडक्शन हो गई, बढ़ाना चाहोगे, सेल्स हो गई, बढ़ाना चाहोगे, तो ये आपके मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चंस हैं। वही कई बार क्वेश्चन होता है आपका टाइम का, कि कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम कम से कम सोचोगे आप, ठीक है ना, कॉस्ट कम से कम करने की कोशिश करोगे, लॉस अपना कम से कम करने की कोशिश करोगे। तो
ऐसी सिचुएशंस होती हैं आपकी मिनिमाइजेशंस की। तो कुछ इक्वेशंस में आप कम से कम निकालने की कोशिश करते हो, जो ये वाली हैं। कुछ इक्वेशंस में आप कम ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, ये है। जो आपकी ब्रांच एंड बाउंड है वो इस केस में भी लग जाएगी, इस केस में भी लग जाएगी। तो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इट लुक्स फॉर द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम इन द एंटायर स्पेस ऑफ द सोल्यूशंस। मतलब ये है कि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखेगा कि कहाँ कहाँ पे आपका रिजल्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा होगा। नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। आप हाईएस्ट वेटेड लोएस्ट वेटेड प्रोडक्ट को उठा के सॉल्व कर लो, आप हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट को उठा के सॉल्व कर लो, या आप पी अपॉन डब्ल्यू करके रेशियो निकाल के इसको सॉल्व कर लो। ये तीनों सिनेरियोज को कंसिडर करेगा और फिर देखेगा कि बेस्ट कौन सा है। द बाउंड्स इन द फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज आर मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सोल्यूशन। जो नई सोल्यूशन आते रहते हैं उसमें वो कंडीशंस को अप्लाई करता रहता है। इट अलाउज द एल्गोरिथम टू फाइंड पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन स्पेस कंप्लीटली। कुछ पार्ट्स को निकाल सकता है। पर्पस ऑफ ब्रांच एंड बाउंड सर्च इज टू मेंटेन द लोएस्ट कॉस्ट पाथ टू ए टारगेट। कम से कम टाइम में आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओ, ये टारगेट रहेगा। एक बार सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना, अगर आप वहां पे पहुंच भी गए हो, आप जहां पे पहुंचना चाहते थे, सपोज डिस्टेंस का, तो आप जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच भी गए हो, इवन देन आप क्या करते हो, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हो ब्रांच एंड बाउंड में। ब्रांच एंड बाउंड सर्च को डेप्थ बाउंड सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च भी कहा जाता है। ये स्टेट स्पेस ट्री की तरह काम करता है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, नीचे की तरफ अगर जाते जाओगे तो ये स्टेट स्पेस ट्री के फॉर्म में कहा जाता होता है। और ये मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दोनों प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो सकता है। कहाँ पे जनरली यूज किया जाता है? 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम और ट्रैवलिंग सेल्समैन में आप ब्रांच एंड बाउंड को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो। नैपसैक तो आपको कहोगे कि सर आपने बताया हुआ है, ये 0/1 क्या है? नैपसैक प्रॉब्लम एक होता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल में क्या है, जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट मिलेगा आपको 17 का, अगर आप उसका वेट 15 kg यूटिलाइज करोगे, लेकिन आपके पास 15 kg की स्पेस नहीं है, तो कई बार हम क्या करते थे कि इसकी जितनी स्पेस है उतनी, जैसे 5 kg की स्पेस है तो 15 में से 5 मतलब 1/3 ही हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे, तो 17/3 का प्रॉफिट कंसिडर कर लेंगे। दैट इज इन पॉइंट्स इन फ्रैक्शंस। 0/1 नैपसैक कहता है या तो पूरे का पूरा प्रोडक्ट कंसिडर होगा या बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा, पार्ट्स में फ्रैक्शंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम में हम ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक को अप्लाई करते हैं और ट्रैवलिंग सेल्समैन में भी हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रांच एंड बाउंड। कहाँ यूज होता है, नीचे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था डायकास्ट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा जरूर। डायकास्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे काम करता होता है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये डायकास्ट्रा का भी यार मैंने एल्गोरिथम लिख दिया है, मैंने एक वीडियो में छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा दी हुई है। डायकास्ट्रा एल्गोरिथम कहता क्या है, कहता आपके पास कुछ वर्टिसेस है मान लो, ठीक है ना, और उन वर्टिसेस तक पहुँचने का आपके पास एक रूट भी है, मान लो ये आपके रूट अवेलेबल हैं सपोज, ठीक है ना। इन रूट की आपकी वैल्यूज दी हुई हैं, लाइक 5, 2, 9, 1, 3, 7 फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स वर्टेक्स फ्रॉम हेयर you want to go a particular destination suppose here and find the best route। तो आप यहाँ से शुरू करोगे और देखोगे कि बेस्ट रूट कहाँ जा रहा है, बेस्ट रूट कौन सा है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। जब आप बेस्ट रूट पे पहुँच गए तो आप अपना एल्गोरिथम के को सॉल्व कर दोगे। तो इसके लिए हम एक डिस्टेंस मैट्रिक्स को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। सारे वर्टिसेस को इनफाइनाइट कंसिडर कर देंगे, सारे वर्टिसेस को अनविजिटेड कंसिडर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस किसका है, जैसे आप यहाँ से हो तो ये 5 है, ये 2 है, इनमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन है उसको उठा लो, अनविजिटेड में से, ध्यान रखना विजिटेड में से नहीं। फिर उसके नेबर्स कैलकुलेट करने हैं आपने, जैसे आपने ये वाली पाथ इंक्लूड कर लिया है तो इसके ये नेबर्स हैं सपोज, तो इन नेबर्स में से किसका पाथ सबसे कम है, या सपोज यहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये रास्ता आप पहले कैलकुलेट कर चुके होगे, एक दोबारा कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस, फिर उसको कंपेयर करोगे पुराने डिस्टेंस से, अगर स्मॉल है तो अपडेट कर दोगे, नहीं तो आप उसको ऐसे ही रहने दोगे। जब एक बार उस वर्टेक्स पे पहुंच गए तो उसको अनविजिटेड से विजिटेड की कैटेगरी में डाल दोगे। ये स्टेप 2, 3, 4 आप तब तक करते रहोगे जब तक कि सारे वर्टेक्स विजिटेड नहीं हो जाते या आपका एल्गोरिदम रिक्वायर्ड वर्टेक्स तक पहुंच नहीं जाता। तो ये आपका थ्योरेटिकल डायकास्ट्रा एल्गोरिदम है जो आप पेपर में लिख सकते हो, इसको पढ़ लेना, समझ लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हमें डायकास्ट्रा सॉल्व करना था, तो
तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक परमानेंट टेबल बना लेना है और एक टेम्परेरी टेबल बना लेना है। जो वर्टिसेस तक का रास्ता निकलता जाएगा वो परमानेंट टेबल में मूव होते जाएंगे, और जो जिनका रास्ता अभी कैलकुलेट हो रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, तो वो टेम्परेरी टेबल में मूव करेंगे। आप एक तरफ क्या करो, सिर्फ वर्टिसेस बना दो, डू नॉट ऐड एनी लाइन, सिर्फ वर्टिसेस बना दो। ये मेरा फाइनल आंसर है, आप फाइनल आंसर को मत लिखना, ठीक है ना। तो सिर्फ वर्टिसेस बना लो। अब आप क्या करो, क्योंकि उसने स्टार्ट बोला है V1 से, तो आपने V1 को परमानेंट में मूव कर देना है और यहाँ पे V1 दिखा देना है। तो V1 परमानेंट में मूव कर दिया। अब V1 से हमारे रास्ते निकल रहे हैं 3, एक V2 की तरफ, एक V4 की तरफ और एक V6 की तरफ। इन तीनों को अपने पाथ में इंक्लूड कर लो। तो V2 तक पहुंचने का रास्ता 6, V6 तक पहुंचने का रास्ता और V4 पहुंचने का रास्ता यहाँ पे लिख लिया। अब इस टेम्परेरी टेबल में से उस एज को कंसिडर करो जो सबसे लोएस्ट है, वो थी V2 6। तो V2 6 को आप परमानेंट में मूव कर दो। जब आप इस रूट को पक्का कर दोगे, ये जो मैं रेड लाइन से कर रहा हूँ, ये साथ साथ आप देखते रहना, तो ये 6 तक का रूट निकल गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आपके कितने रास्ते निकल रहे हैं, V2 से ऊपर डायग्राम में देखो, एक V5 की तरफ और एक V3 की तरफ दो नए रास्ते आ गए हैं। तो वी आर रेडी टू कैलकुलेट 2 न्यू पास V3 एंड V5। क्योंकि V6 तक ये लाइन नहीं जा रही है और ना ये जा रही है V4 तक, ठीक है ना, इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। ये वैल्यूज अपडेट नहीं होंगी, ये वैल्यू एज इट इज टेम्परेरी टेबल में आ गई। अब V3 तक जाने तक का रास्ता जो है ये 7 है, तो ये 7 ये वाला, और V2 तक पहुंचोगे तभी ना ये 7 यूज कर पाओगे। तो V2 तक पहुंचने का कोस्ट ये 6 वाला, 6 + 7 13 कोस्ट V2 तक की है, एंड सेम V2 से V5 तक की। एज यू कैन सी V2 तक जाने का 6 कोस्ट है, फिर 7 इसका, 6 + 7 13। ओके, अब इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, V6। तो V6 को आप फाइनलाइज कर दो, फाइनल टेबल में मूव कर दो, यहाँ से हटा दो। तो अब ये रास्ता पक्का हो गया है, लोएस्ट वाला उठाया है। जब मैंने V6 को इंक्लूड किया तो मेरे पास V3 तक का एक नया रास्ता निकल रहा है। यस, मेरे पास एक पुराना रास्ता भी है 6 + 7 का, और एक नया रास्ता आ रहा है V1 से V6 और V6 से V3, जिसका टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 8 + 9 दैट इज 17। लेकिन पुराने कॉस्ट मेरा क्या है, पुराना कॉस्ट है 6 + 7 13, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, मैं उसी को कंसिडर करूंगा, ठीक है। सेम V5 के लिए भी नया रास्ता आया है, क्योंकि ये लाइन अगर आप कंसिडर कर दो तो इसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, 8 + 10 18। पुराना कॉस्ट है मेरे पास 13 का, तो मैं पुरानी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज ही रखूंगा। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, V4 12 छोटी थी तो उसको कंसिडर कर लिया, परमानेंट में मूव कर दिया, तो ये लाइन भी पक्की हो गई आपकी, जिसका कॉस्ट था 12, एज यू कैन सी हियर। अब क्या करना है, V4 को जब इंक्लूड किया है तो V4 से कोई नया रास्ता निकल रहा है। यस, V7 का रास्ता आ रहा है, V4 से V7 का रास्ता है। तो V1 से V4 तक पहुंचने का 12, और ये 8 12 + 8 20, तो V4 तक का नया रास्ता आ गया 20 का, ठीक है ना। जब मैंने V4 को इंक्लूड किया तो कोई नया रास्ता नहीं निकल रहा है V4 से V3 V5 की तरफ, तो इनको एज इट इज रहने दिया। अब इन तीनों में से छोटा कौन सा है, अब यहाँ पे टाई कर रहा है, 6 + 7 और 6 + 7 13 दोनों आ रहा है, तो आप कोई भी पिक कर सकते हो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने V3 को कंसिडर किया है, उसको फाइनल मैट्रिक्स में मूव कर दिया, तो V3 तक का रास्ता, ये वैल्यू मेरी गलत है, सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा, ये रास्ता निकल गया। अब V3 से V4 निकलने का एक नया रास्ता आया है, लेकिन आप ऑलरेडी V4 को परमानेंट में मूव कर चुके हो, तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट अगेन, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि V4 आप मूव कर चुके हो। और अगर मैं इसको फाइनलाइज करता हूँ, V4 में ऑलरेडी फाइनल, V3 को अगर मैं पक्का कर रहा हूँ, तो V3 से V5 तक का भी रास्ता आया है। V5 को मैंने अभी पक्का नहीं किया है यहाँ पे, एज यू कैन सी। तो ये कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 6 + 7 13, 13 + 4 17, टोटल कॉस्ट पड़ रहा है मेरा 17 का। V1 से V2 6, एंड V2 से, ये मैंने गलत लिख दिया था, V1 से V2 6, V2 से V3 6 + 7 13, एंड V3 से V5 13 + 4 17। मेरे पास पुरानी कॉस्ट कितनी है 13, तो नो चेंज, इसको एज इट इज ही रखेंगे हम, ठीक है ना। और ये V4 तक, V5 यहाँ से V3 से V7 तक का तो रास्ता है ही नहीं, तो V7 का रास्ता अपडेट नहीं होगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा था, V5 और V7 में से V5 छोटा था, तो अगली बार आपने V5 को इंक्लूड कर लिया। ये 6 + 7 का पाथ जो है आपका, ये V5 को फाइनलाइज कर देगा, 6 + 7 आपका 12 आ गया, ठीक है ना। जब यहाँ तक पहुँच गए तो V5 से V7 का एक नया रास्ता आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद V5 से V7 का रास्ता आ रहा है कुछ इस तरीके का। V5 तक पहुंचने का कॉस्ट कितना जा रहा है आपका, 6 + 7 दिस वन। अब अगर मैं इसके बाद इस रूट को इंक्लूड करूं तो ये रूट कितना पड़ेगा, 6 + 7 13, 13 + 9 22,
और मेरे पास पुरानी कॉस्ट कितनी है 20 की, तो अगेन मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज ही रहने दूंगा। लास्ट टाइम बस यही वर्टेक्स बचा था, V7 को फाइनल में मूव कर दिया, दैट्स इट, हमारा रास्ता निकल गया है। तो हमारा ये टोटल कॉस्ट कितना बढ़ा, हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे V1 से V7 तक जाने के लिए, जिसका कॉस्ट पड़ रहा है 12 + 8 20, ठीक है ना। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आएगा। तो आप ये टेबल बना सकते थे स्टेज बाय स्टेज एक्सप्लेन करके, और ये आपका फाइनल आंसर निकलता है, ठीक है ना। डायकास्ट्रा किसी गिवन वर्टेक्स से बाकी सारे वर्टिसेस के लिए शॉर्टेस्ट रूट निकालता है, जो हमने यहाँ पे निकाल के दे दिया है। इस ग्राफ का डायकास्ट्रा सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा आपका। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5th का ए। डेफिनेशंस थी 3, पाथ क्या है, साइकिल क्या है और कंप्लीट ग्राफ क्या है। देखते हैं जरा। तो पाथ क्या है, पाथ होता है यार सेट ऑफ वर्ड्स जो आप अपने रास्ते में इंक्लूड करते हो। जैसे आप V1 से चले V2 पे, मैंने वही एग्जांपल लिया है, V2 से चले पे V3 पे, V3 से चले V5 पे। आपने कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं करना है, आपने कोई एज रिपीट नहीं करना है। तो वर्टेक्स पाथ है क्या, कहता है सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ, ये सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस हैं जहां पे ईच कंसेक्टिव पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय एन एज, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रूट दैट अलाउज यू टू ट्रैवल फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर बाय फॉलोइंग द एजेस। इन एजेस को फॉलो करोगे तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव कर सकते हो। फॉर्मल डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ वर्टिसेस हैं V1 टू Vn, ठीक है ना। आई है जो आपके इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट आउट, V के इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये आपका डेफिनेशन था पाथ का, ठीक है ना, एक एज होनी चाहिए उनके बीच में। फिर आता है साइकिल। साइकिल ये होता है पाथ की तरह ही है, लेकिन स्टार्ट और एंड सेम हो जाएगा, जहां से शुरू किया है वहीं पे खत्म करना है। एक ग्राफ को ट्रेवर्स करना ताकि कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो, ना ही एज रिपीट हो, लेकिन स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम हो जाए, ठीक है ना, तो हम उसको साइकिल कहेंगे। ध्यान रखो वर्टेक्स ना रिपीट हो, एज ना रिपीट हो। तो ये अगर ग्राफ आप कंसिडर करोगे A to B, B to C एंड C to A, ठीक है ना, तो ये आपका सेट ऑफ वर्टिसेस हैं, स्टार्ट और एंड सेम हो जाएगा, ये चीज आपका साइकिल कहलाएगा। ओके, पाथ एंड साइकिल के बाद बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ की। कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है? पहली चीज तो ये सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई सेल्फ लूप, अगर V2 से एज शुरू करके V2 पे ले आऊं तो ये सेल्फ लूप हो, ये ना हो। पैरेलल एज V2 से V3 जाने के एक से ज्यादा रास्ते हो जाएं, ठीक है ना, ये ना हो, तो ये सिंपल ग्राफ कहलाता है। अ ग्राफ इन विच देयर इज नो सेल्फ लूप और ए पैरेलल एज इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। तो भाई कंप्लीट ग्राफ तभी निकलेगा जब आपका ग्राफ सिंपल है। अनडायरेक्टेड हो, अनडायरेक्टेड मतलब ये देखो V1 से V3 जाने के लिए यही रास्ता है और V3 से V2 जाने के लिए भी यही रास्ता है, तो ये अनडायरेक्टेड है। पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय यूनिक एज, दो वर्टिसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स पे सीधा रास्ता जाता हो तो वो कंप्लीट ग्राफ है। सीधी बात ये है, देखो V1 से V3 की तरफ भी जा रहा है, V2 की तरफ भी जा रहा है, V4 की तरफ भी जा रहा है, सेम फॉर फ्रॉम V2, सेम फ्रॉम V3, सेम फॉर V4, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। कंप्लीट ग्राफ की कुछ कंडीशंस होती हैं, कहता है अगर आपके n वर्टेक्स है ना तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4, 4 - 1 3, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 होनी चाहिए। 1 2 3 लाइनें जुड़ी हैं, 1 2 3 लाइनें जुड़ी हैं, 1 2 3 लाइनें जुड़ी हैं, एंड सेम 1 2 3 लाइनें जुड़ी हुई हैं। कहता है टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगी, ये फॉर्मूला, तो 1 2 3 4, 4 वर्सेस हैं, ये फॉर्मूला लगाओ 4 ब्रैकेट में 4 - 1/2, तो 4 ब्रैकेट में 4 - 1/2, इसको सॉल्व किया 4 4 - 1 3, 4 ब्रैकेट में 3/2, 4 3 = 12, 12/2, आंसर आ गया आपका 6, तो ये आपका 6 है। अगर कंप्लीट ग्राफ है और n वर्टेक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इतनी होंगी। इन ग्राफ्स को kn ग्राफ भी कहा जाता है, k के पैर में n, kn ग्राफ भी कहा जाता है। एक कंप्लीट ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स आइसोलेटेड नहीं होगा। सपोज यहाँ पे V5 वर्टेक्स है जहां से कोई रास्ता ही ना जा रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक वर्टेक्स हैज डायरेक्ट टच कनेक्शन टू ऑल अदर वर्टेक्स, और हर एक वर्टेक्स का हर एक वर्टेक्स से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। कहाँ पे यूज होता है? नेटवर्क एनालिसिस में और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में और कॉम्बिनेशनल नेटवर्क एल्गोरिथम्स में कंप्लीट ग्राफ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता होता है। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यार इट सीम्स कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है नहीं। उसने प्रोग्राम लिखा है कि भाई फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम करो अप टू 10 का, और फिर मुझे काउंट करके बताओ कि लूप कितनी बार चल रही है और कितनी बार ये असाइनमेंट ऑपरेशन चल रहे हैं। बेसिकली ये टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, ये प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपका प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा है ये, ठीक है ना। तो ये आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज होती क्या है? पिछले दो नंबर्स को ऐड करते हुए अगला नंबर निकलता है।
पहला नंबर है मान लो 0, दूसरा नंबर है 1, इन दोनों को प्लस किया 1, इन दोनों को प्लस किया 2, इन दोनों को प्लस किया 3, इन दोनों को प्लस किया 5, इन दोनों को प्लस किया 8। वो कहता है टोटल 10 तक चलनी चाहिए भाई, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो मैंने लूप यहाँ पे 10 तक की चला दी। ओके, पहले ही मैं 2 असाइनमेंट्स कर चुका हूँ, ए की और बी की, इसलिए मैंने आई की लूप यहाँ पे 2 से शुरू करी है कि भाई 2 असाइनमेंट कर चुका हूँ, बाकी 8 एलिमेंट्स प्रिंट करवा दे। प्रिंट करवाने का ये मैंने कोड लिखा है, और इसी में मैंने काउंटिंग वाला कोड भी डाल दिया है। मैंने काउंट वेरिएबल लिया और मैंने काउंट कर लिया कि भाई लूप कितनी बार चल रही है। तो मेरी लूप चली है टोटल 9 टाइम्स। कैसे 9 टाइम्स चली है? 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। आई लूप इतने तक के लिए चला, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 10 पे रुका है, 10 के लिए भी चला है। तो 3 3 6 3 9, टोटल 9 टाइम्स हमारी लूप चली है। ओके, तो ये था हमारा कि लूप कितनी बारी चला है। उसके बाद वो कहता है कि भाई असाइनमेंट ऑपरेशन कितनी बारी रन हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेशन का मतलब क्या है? जब आप किसी वेरिएबल का वैल्यू असाइन करते हो, तो यहां मैंने काउंट को कंसिडर नहीं किया है क्योंकि ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं था। मैंने लूप को भी छोड़ दिया है। तो 2 ये, उसके बाद 3 एक वैल्यू असाइन करना, 4 आई की वैल्यू चेंज करना, 5 ए की वैल्यू असाइन करना, 6 बी की वैल्यू असाइन करना। टोटल मैंने ये 6 ऑपरेशंस को कंसिडर किया है। इनमें से अगेन मैंने आई प्लस प्लस को और काउंट प्लस प्लस को इग्नोर कर दिया है। तो एक लूप के अंदर 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अगर ये लूप एक बार चलती है तो टोटल 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसके बेस पे मैंने टोटल असाइनमेंट ऑपरेशंस कैलकुलेट किए हैं। ये देखो, शुरुआत में आपने ए की वैल्यू 0 करी थी, ठीक है ना, ए की वैल्यू 0 करी थी, बी की वैल्यू 1 करी थी, उसके काउंट मैंने 2 कर दिए हैं। फिर हमने लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर हमने क्या किया था? सी इक्वल टू ए प्लस बी, एक काउंट मैंने इसका कर दिया है, ये एक्स गलती से है। फिर हमने स्वैप करी थी कि ए की वैल्यू बी बन जाए, बी की वैल्यू सी बन जाए, तो उसके लिए मैंने काउंट बढ़ा के 3 कर दिया, टोटल 3, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? लूप हमारी 8 बार चलती है। ये देखो, 3 से लेकर 10 तक के लिए टोटल 8 टाइम्स चलती है। 8 टाइम्स चलती है। सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी लूप के अंदर है, टोटल 3 ये हो गए। तो 8 इंटू 3 24 टाइम्स चलेगी। 24 ये, और 2 आपकी ये ए असाइनमेंट वाली, 24 प्लस 2 26। टोटल असाइनमेंट ऑपरेशंस मेरे 26 हो रहे हैं। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट इज, कि ये मेरे प्रोग्राम की टोटल 26 एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। आपका एग्जाम पेपर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।